स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओवी डिटेक्टिव स्टोरीज में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स की एक जासूसी कहानी जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ सिल्वर ब्लेज। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आप भी क्राइम, डिटेक्टिव, मिस्ट्री और थ्रिलर वाली स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर करें। ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हमारे इस एडवेंचर की ओर। सुबह नाश्ते की मेज पर हम बैठे ही थे कि होम्स बोल पड़ा, वॉटसन, डर है कि मुझे अब जाना ही पड़ेगा। जाना? कहां? डार्टमोर, किंग्स पाइलैंड? मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। वाकई मुझे केवल इतना ही ताज्जुब हुआ कि वह अपने असाधारण केस में पहले से ही नहीं डूबा हुआ था, जो कि इंग्लैंड के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चर्चा का विषय था। सारे दिन मेरा साथी कमरे में अपनी छाती पर अपनी ठुड्डी झुकाए और भौहें चढ़ाए किसी उधेड़बुन में गंभीरता से कुछ सोच रहा था। साथ ही साथ वह कड़क तंबाकू से अपनी पाइप को बार बार भरता और सुलगाता भी जाता था। वह मेरे किसी भी प्रश्न और टिप्पणी पर बहरा सा हो गया था। हर अखबार का ताजा संस्करण हमें एक नजर डालने के लिए और फिर कोने में फेंक दिए जाने के लिए हमारे अखबार के एजेंट के द्वारा हमें भेज दिया जाता था। अभी भी वह शांत ही था, पर मैं यह अच्छी तरह जानता था कि वह कौन सी बात थी जिस पर वह सोच रहा था। लोगों के सामने सिर्फ एक ही समस्या थी जिसने उसके आकलन की शक्ति को चुनौती दी, और वह थी बेसेक्स कप के पसंदीदा घोड़े का गायब हो जाना एवं इसके प्रशिक्षक की दुखद हत्या। फिर उसने अचानक ही इस नाटक के इरादे की घोषणा कर दी जिसका मुझे पहले से ही अंदाजा और उम्मीद थी। तुम्हारे साथ चलने में मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर मैं बीच में न पड़ रहा हूं तो, मैंने कहा। प्रिय वॉटसन, तुम्हारा चलना तो मेरे लिए बड़ा सम्मानजनक होगा, और जहां तक मैं समझता हूं कि आपका वक्त जाया भी नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि इसे पूरी तरह से अनोखा बनाते हैं। मेरे हिसाब से हमारे पास पेडिंगटन से ट्रेन पकड़ने का अभी वक्त है, और अपने सफर में हम इस केस पर आगे बात करेंगे। आपका मुंह पर एहसान होगा अगर आप अपनी उस बेहतरीन दूरबीन को भी अपने साथ लेकर चलें। और फिर यही हुआ कि 1 घंटे या कुछ और देर बाद ही मैंने अपने आप को गाड़ी के पहले दर्जे में कोने में बैठा हुआ पाया। गाड़ी एग्जेटर के लिए उड़ी चली जा रही थी, जबकि अपने तीखे नैन नक्श और उत्सुकता भरे चेहरे वाला शेरलॉक होम्स कानों तक ढकी टोपी पहने उन ताजे तरीन कागजों के बंडल में डूबा हुआ था जो कि उसने पेडिंगटन में ही इकट्ठा किए थे। उनके अंतिम कागज को सीट के नीचे डालने के बहुत पहले ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। फिर उसने अपना सिगार वाला डिब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए वह बोला, अच्छा, तो हम चल तो अच्छी चाल से रहे हैं। और फिर एक निगाह अपनी घड़ी पर डाली। इस समय हमारी रफ्तार 53.5 मील प्रति घंटे की है। मैंने कहा, 1/4 मील के निशान वाले खंभों पर मैंने ध्यान नहीं दिया है। मैंने भी नहीं, पर इस लाइन पर टेलीग्राफ के खंभे 60 गज की दूरी पर लगे हुए हैं, और इसीलिए इनका जोड़ बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि तुमने जॉन स्टार्कर के कत्ल और सिल्वर ब्लेज के गायब होने वाले मामले पर ध्यान दिया होगा। टेलीग्राफ और क्रॉनिकल ने जो कुछ भी बताया है वह मैं देख चुका हूं। यह उस तरह के मामलों में से है जिसमें नए सबूतों को प्राप्त करने के लिए विवरणों के विश्लेषण के बजाय तार्किकता की कला का इस्तेमाल होना चाहिए। यह त्रासदी पूरी तरह से इतनी असामान्य और बहुत से लोगों के लिए तो निजी महत्व की थी कि हम अनुमान, अटकल और परिकल्पना की बहुतायत को महसूस कर रहे थे। रिपोर्टरों और टिप्पणी करने वालों की नमक मिर्च लगी जानकारियों से मिली पूरी तरह से अमान्य वास्तविकताओं से सच्चाई की रूपरेखा को अलग करना अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। इस ठोस आधार पर खुद को जमाते हुए जो भी परिणाम निकल सकता है उसे देखना, और वे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर यह पूरा रहस्य टिका हुआ है, इसे जानना हमारा कर्तव्य बन चुका था। मंगलवार की शाम मुझे कर्नल रॉस, जो कि उस घोड़े के मालिक हैं, और इंस्पेक्टर ग्रिगोरी, जो कि इस मामले की छानबीन कर रहे हैं, दोनों से ही मुझे निमंत्रण का एक टेलीग्राम मिला। मंगलवार की शाम को मिला। मैं चौंक पड़ा। और आज बृहस्पतिवार की सुबह है। तुम कल ही क्यों नहीं चल दिए? प्रिय वॉटसन, क्योंकि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने इस घटना को एक मामूली घटना ही समझा था।
तुम्हारे संस्मरणों के माध्यम से मुझे जो भी जानता है वह भी यही समझेगा, जबकि वास्तविकता यह है कि मुझे इसके संभव होने का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इंग्लैंड का वह खास घोड़ा उत्तरी डार्टमोर जैसी छिटपुट आबादी वाली जगह में लंबे समय तक छिपा नहीं रह सकता है। घंटे दर घंटे कल से मैं यही सुनने की उम्मीद लगाए बैठा था कि वह घोड़ा मिल गया होगा और उसका अपहरणकर्ता भी जॉन स्टार्कर का हत्यारा ही होगा। और फिर जब अगली सुबह मुझे पता चला कि फिट्जरॉय सिम्पसन नाम के युवक की गिरफ्तारी से अधिक कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैंने महसूस किया कि अब मेरे सक्रिय होने का समय आ चुका है। एक तरह से मेरा कल का दिन बर्बाद नहीं हुआ। तब तुमने अपनी एक रूपरेखा बना ली होगी। कम से कम इस मामले के जरूरी तथ्यों पर मैं एक पकड़ बना चुका हूं। मैं उन्हें बताऊंगा, पर यह उस तरह से स्पष्ट नहीं है कि जैसे इसे किसी दूसरे व्यक्ति को अभी बताया जा सके। और यदि मैं अपना काम शुरू करने की स्थिति तुम्हें स्पष्ट नहीं करूंगा, तो मैं मुश्किल से ही तुम्हारे सहयोग की उम्मीद कर सकता हूं। मैं कुशन का सहारा लेकर पीछे की तरफ झुका हुआ अपने सिगार के कश खींचने लगा। होम्स आगे की ओर झुककर अपनी लंबी और पतली तर्जनी को अपने बाएं हाथ की हथेली पर बने बिंदुओं से उन घटनाक्रमों के रेखाचित्र को दर्शा रहा था जिसने हमारी यात्रा को निर्धारित किया था। वह बोला, सिल्वर ब्लेज का संबंध आइसोनोमी प्रजाति से है और अपने मशहूर पूर्वजों की तरह इसने भी असाधारण कीर्तिमान बनाए हैं। इसका अब यह 5वां साल है और इसने घुड़दौड़ का हर इनाम कर्नल रॉस के लिए जीता है, जो कि इसके भाग्यशाली मालिक भी हैं। इस वास्तविकता को किंग्स पाइलैंड, जहां पर कर्नल का अस्तबल था, में भी काफी महत्व दिया जाता था। इस खास घोड़े की सुरक्षा के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए थे। घोड़े के प्रशिक्षक जॉन स्टार्कर एक सेवानिवृत्त जॉकी हैं, अपना वजन बहुत बढ़ जाने से पहले, जिन्होंने कर्नल के घोड़ों की वर्षों तक सवारी की है। वे कर्नल के यहां 5 वर्षों तक जॉकी रहे हैं और फिर 7 वर्षों से वहीं एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी छवि एक जोशीले और ईमानदार मुलाजिम की रही है। चूंकि यहां पर व्यवस्था छोटी है और इसमें केवल 4 ही घोड़े हैं, इसलिए इनके नीचे 3 लड़के ही काम करते हैं। उन लड़कों में से एक हर रात अस्तबल में ही रहता है और बाकी लड़के अस्तबल की गैलरी में सोते हैं। उन सभी लड़कों का चरित्र बहुत ही अच्छा है। जॉन स्टार्कर एक शादीशुदा व्यक्ति है और वह अस्तबल से करीब 200 गज दूर एक छोटे से गांव में रहता है। उसके कोई संतान नहीं है। उसने एक नौकरानी भी रखी हुई है। वह एक खाता पीता संपन्न व्यक्ति है। यहां चारों तरफ का इलाका बहुत ही वीरान सा था, परंतु इसके उत्तर में करीब आधा मील दूर देहाती मकानों का एक छोटा सा समूह था, जो कि तावीस्टाक के कॉन्ट्रैक्टरों ने उन असहाय, बीमार और अन्य दूसरे लोगों के लिए बनवाया था, जो कि डार्टमोर की ताजा हवा का आनंद लेना चाहते थे। तावीस्टाक, जो कि पश्चिम दिशा की ओर 2 मील की दूरी पर मौजूद है, जबकि बंजर घाटी वाले मैदान के पार करीब 2 मील की ही दूरी पर मेपल्टन का बड़ा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है, जिसका संबंध लॉर्ड बैकवाटर से है और इसका प्रबंधन सिलास ब्राउन द्वारा किया जाता है। यह घाटी चारों तरफ से हर दिशा में एक बंजर का ही रूप लिए हुए है और इसमें केवल कुछ घुमंतु बंजारे ही रहते थे। पिछले सोमवार की रात को जब वह त्रासदी घटी, तब वहां इसी तरह की सामान्य स्थिति थी। उस शाम घोड़ों ने अपना अभ्यास किया, उन्हें रोज की तरह ही पानी भी दिया गया और फिर रात को 9 बजे अस्तबल बंद भी कर दिए गए थे। लड़कों में से 2 प्रशिक्षक के घर तक गए। वहां उन्होंने किचन में खाना भी खाया और तीसरा लड़का नेड हंटर पहरे पर ही था। 9 बजने के कुछ ही देर बाद उनकी नौकरानी एडिथ बैक्सटर उसका खाना लेकर अस्तबल पहुंची। खाने में वह मसालेदार मटन लेकर गई थी। चूंकि पानी पीने का नल अस्तबल में ही लगा हुआ है, इसीलिए वह पीने के लिए कुछ भी लेकर नहीं गई थी और अस्तबल का यह नियम है कि पहरे पर लगा लड़का वहां और कुछ भी नहीं पी सकता है। नौकरानी अपने साथ लालटेन भी लेकर गई थी, क्योंकि वहां अंधेरा बहुत था और रास्ता उस खुले बंजर टीले वाले मैदान से होकर जाता था। एडिथ बैक्स्टर अभी अस्तबल से 30 गज की ही दूरी पर थी कि एक आदमी अंधेरे से अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। उसने उसे रुकने के लिए कहा। जैसे ही वह रुकी और उसने लालटेन की पीली रोशनी के घेरे में कदम रखा, तो देखा कि वह आदमी सभ्य लोगों की तरह सलेटी रंग का द्वीड का सूट और कैनवस की टोपी पहने हुए था। उसने गेटर्स, घुटनों और एड़ियों के बीच पहने जाने वाला चमड़े का पट्टा पहन रखे थे।
उसके हाथ में मूठ वाली एक भारी छड़ी भी थी। उस आदमी के पीले पड़े चेहरे और घबराहट भरे व्यवहार ने उस पर थोड़ा अजीब सा असर डाला। उसने सोचा कि उस अजनबी की उम्र 30 से कुछ अधिक ही होगी। उस अजनबी ने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि मैं कहां हूं? मैं लगभग इस बंजर मैदान में ही सोने का अपना मन बना चुका था कि तभी मैंने तुम्हारी लालटेन की रोशनी देखी। वह बोली, आप किंग्स पाइलैंड अस्तबल के पास हैं। ओ, वाकई, क्या किस्मत है। वह जोर से बोला, मैं समझता हूं कि अस्तबल वाला लड़का वहां हर रात अकेला ही सोता है। शायद यह खाना तुम उसी के लिए लेकर जा रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक नई ड्रेस की कीमत कमाने को बुरा नहीं मानोगी, क्यों? उसने एक मोड़ा हुआ सफेद कागज का टुकड़ा अपने कोट की अंदर वाली जेब से बाहर निकाला। देखो, आज की रात वह लड़का इसे अपने पास रख लेता है और तुम इस पैसे से एक सुंदर सी फ्रॉक खरीद सकती हो। वह लड़की उसके इस अजीबोगरीब व्यवहार से डर गई और उसके पीछे से होती हुई उस खिड़की की तरफ भागी जिससे वह रोजाना खाना पहुंचाती थी। खिड़की पहले से ही खुली हुई थी और अंदर हंटर एक छोटे से टेबल पर बैठा हुआ था। उसके साथ जो कुछ भी घटित हुआ वह हंटर को बताने लगी और तभी वह अजनबी व्यक्ति फिर से आ पहुंचा और खिड़की से झांकते हुए बोला, गुड इवनिंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जैसे ही वह बोला, लड़की ने शपथ खाकर बताया था कि उस समय कागज के टुकड़े का कोना उस आदमी की बंद मुट्ठी से झांक रहा था। लड़के ने पूछा, तुम्हें क्या काम है यहां पर? वह बोला, मेरा काम तुम्हारी जेब गरम कर सकता है। बेसेक्स कप के लिए तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, सिल्वर ब्लेज और बेयार्ड। मुझे एक सीधा सा सुझाव दे दो और फिर तुम घाटे में भी नहीं रहोगे। क्या यह सच है कि 5 फरलांगों में बेयार्ड दूसरों को 100 गज का अंतर दे सकता है? और क्या अस्तबल ने उस पर अपना पैसा लगाया है? लड़का चिल्लाया। अच्छा, तो तुम उन बदमाश दलालों में से एक हो। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हम उनके साथ किंग्स पाइलैंड में कैसा सलूक करते हैं। वह उछला और अस्तबल को पार करता हुआ कुत्ते को खोलने के लिए भागा। लड़की घर की तरफ भागी और भागते समय जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो पाया कि वह आदमी खिड़की के नीचे झुक रहा था। 1 ही मिनट बाद जब हंटर बड़े से कुत्ते के साथ लौटा तब तक वह आदमी गायब हो चुका था। हंटर उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ भागा, पर उसे उस आदमी का कोई भी निशान नहीं मिला। मैंने कहा, 1 मिनट के लिए रुकिए। क्या जब वह अस्तबल वाला लड़का कुत्ते को लाने के लिए भागा था तब उसने अपने पीछे दरवाजा खुला छोड़ दिया था? मेरा साथी फुसफुसाया, बहुत अच्छे वॉटसन, बहुत अच्छे। इस बिंदु ने मुझ पर इतना गहरा असर डाला कि मैंने कल ही इस मामले का खास टेलीग्राम डार्टमोर इसको स्पष्ट करने के लिए भेज दिया था। लड़के ने कमरा छोड़ने के पहले इसे बंद कर दिया था और साथ ही मैं यह भी बता रहा हूं कि खिड़की भी इतनी बड़ी नहीं थी कि एक आदमी उसमें से आसानी से निकल सके। हंटर ने अपने साथी साइसों के आने तक इंतजार किया, फिर प्रशिक्षक को इसका संदेश भेजा और बताया कि वहां पर क्या घटित हुआ था। स्टारकर यह सुनकर बहुत उत्तेजित था, हालांकि वह इसके वास्तविक अभिप्राय को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। इसने उसे थोड़ा असमंजस में डाल दिया था। श्रीमती स्टारकर, जिनकी आंख रात में 1 बजे ही खुल गई थी, तभी उन्होंने देखा कि स्टारकर अपने कपड़े पहनकर तैयार हो रहा था। उनके पूछने पर जवाब में वह बोला, घोड़े के बारे में सोचकर बेचैनी की वजह से मैं सो नहीं सका और इसीलिए मैं यह देखने कि सब ठीक ठाक है अस्तबल तक जा रहा हूं। बारिश की बूंदों की आवाज खिड़की पर सुनकर उसकी पत्नी ने उसे घर पर ही रुकने को कहा, परंतु उसकी विनती के बावजूद उसने अपना बड़ा सा रेनकोट पहना और घर से निकल पड़ा। जब श्रीमती स्टारकर सुबह 7 बजे सोकर उठीं, तब उन्होंने देखा कि उनके पति अभी तक नहीं लौटे हैं। वे जल्दी जल्दी तैयार हुईं और नौकरानी को आवाज दी, फिर अस्तबल की ओर चल पड़ीं। अस्तबल का दरवाजा खुला हुआ था और भीतर हंटर कुर्सी पर निढाल सोया पड़ा था। वहां उस पसंदीदा घोड़े की जगह भी खाली थी और उसके प्रशिक्षक का भी कुछ पता न था। दोनों लड़के, जो कि घोड़ों के सामान रखने वाले कमरे के ऊपर भूसा काटने वाली गैलरी में सोए थे, जल्दी से उठ गए। चूंकि वे बहुत ही गहरी नींद में सोने के आदी थे, इसीलिए उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। ऐसा मालूम पड़ता था कि हंटर किसी तेज नशे के प्रभाव में था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। इसीलिए उसे सोता छोड़कर वे दोनों लड़के और दोनों औरतें उस लापता घोड़े तथा उसके प्रशिक्षक को ढूंढने बाहर भागे। उनको अभी भी उम्मीद थी कि प्रशिक्षक घोड़े को अभ्यास के लिए जल्दी लेकर चला गया होगा।
किंतु घर के पास टीले पर चढ़ते समय जहां से पास के सभी टीले दिखाई पड़ते थे, वे उस गायब हो चुके पसंदीदा घोड़े का कुछ भी निशान न देख सके, बल्कि उन्हें कुछ ऐसी आशंका हुई कि वे किसी परेशानी में पड़ गए होंगे। अस्तबल से करीब 1/4 मील की दूरी पर जॉन स्टार्कर का ओवरकोट एक कंटीली झाड़ी में फंसा फड़फड़ा रहा था, और उससे थोड़ी ही दूरी पर कटोरे के आकार का एक गड्ढा था, जिसकी तलहटी में उस दुर्भाग्यशाली प्रशिक्षक का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसका सिर किसी भारी हथियार से हिंसक ढंग से चोट पहुंचाकर छिन्न भिन्न कर दिया गया था, और उसे जांघ पर भी घायल कर दिया गया था, जहां पर कटने का एक लंबा निशान साफ दिख रहा था, जो कि लगता था कि किसी बहुत ही तेज धारदार हथियार से ही हुआ था। यह स्पष्ट था कि स्टार्कर ने अपने हमलावर का जोरदार विरोध किया था, क्योंकि उसने अपने दाहिने हाथ में एक छोटा सा चाकू पकड़ रखा था। चाकू पर मूठ तक खून के धब्बे लगे हुए थे, और उसके बाएं हाथ में एक लाल और काला सिल्क का मफलर लिपटा हुआ था, जो कि उस नौकरानी ने पहचान लिया कि यह वही मफलर था जो पिछली शाम अस्तबल आने वाले उस अपरिचित आदमी ने पहन रखा था। नशे के प्रभाव से बाहर आने के बाद हंटर भी उस मफलर के मालिक के बारे में काफी आश्वस्त हो गया था। उसे भी इस बात का यकीन था कि उसी अजनबी आदमी ने खिड़की के पास खड़े होते समय उसके मसालेदार मटन में कुछ नशा मिला दिया था, ताकि अस्तबल उनकी निगरानी से बच सके। और जहां तक गायब घोड़े का सवाल है, इसके बहुत से सबूत उस खतरनाक गड्ढे की तलहटी की मिट्टी में मौजूद थे, जो कि उस समय हुए संघर्ष के वक्त बन गए थे। हालांकि जिस सुबह से वह घोड़ा गायब हुआ था, उसके बाद उस पर एक बड़ा इनाम भी घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही डार्टमोर के सभी बंजारों को इसके लिए चेतावनी भी दे दी गई थी, परंतु अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अंततः एक जांच से यह पता चला कि अस्तबल वाले लड़के के बचे हुए खाने में अच्छी मात्रा में अफीम का पाउडर मिला हुआ था, जबकि उसी रात घर में रहने वाले लोगों ने इस खाने को ही खाया था। तब उन पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। ये सभी इस मामले के मुख्य तथ्य हैं, जिसमें सारे अनुमान बताए गए हैं, और जहां तक संभव है इसे बिना किसी लाग लपेट के ही व्यक्त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने जो कुछ भी किया है उसे मैं संक्षेप में बताता हूं। इंस्पेक्टर ग्रिगोरी, जिसे यह केस सुपुर्द किया गया है, वह एक बहुत ही काबिल अधिकारी है। यदि उसमें कल्पना की शक्ति भी होती तो वह अपने पेशे में बहुत आगे तक जा सकता था। आते ही उसने तत्परता से उस आदमी को खोज लिया और गिरफ्तार भी कर लिया, जिस पर संदेह स्वाभाविक रूप से हो रहा था। उसे ढूंढने में थोड़ी ही परेशानी हुई, क्योंकि वह उन्हीं देहाती मकानों में रह रहा था जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। उसका नाम फिट्जराय सिम्पसन है। उसकी पैदाइश बहुत ही अच्छे घर की और शिक्षा भी अच्छी थी, परंतु उसने अपना भाग्य रेस के जुए में नष्ट कर लिया था, और अब वह लंदन के एक स्पोर्ट्स क्लब में रेस की बाजी और पैसों का हिसाब किताब रखने वाले अकाउंटेंट के रूप में काम करता था। उसकी बाजियों के हिसाब किताब से पता चलता है कि 5,000 पाउंड्स की बाजी की धनराशि उसके द्वारा उस पसंदीदा घोड़े के खिलाफ दर्ज की गई थी। गिरफ्तार होने पर उसने खुद ही बताया था कि वह किंग्स पाइलैंड के घोड़ों की कुछ सूचना लेने के उद्देश्य से डार्टमोर आया था, और उसकी रुचि अपने दूसरे पसंदीदा डेस्बोरो के बारे में भी थी, जो कि मेपल्टन के अस्तबल में सिलास ब्राउन की देखरेख में था। पिछली शाम को उसके व्यवहार के बारे में जो कुछ भी बताया गया, उसमें उसने बताया कि उसकी कोई दुर्भावनापूर्ण योजना नहीं थी, और वह केवल प्रत्यक्ष सूचना ही प्राप्त करना चाहता था। जब उसका मफलर उसके सामने रखा गया, तब वह पीला पड़ गया, और हत्या किए गए व्यक्ति के हाथ में इसकी मौजूदगी के बारे में बताने में वह पूर्णतया असमर्थ था। उसके भीगे कपड़े बता रहे थे कि वह पिछली रात को बारिश में बाहर निकला था, और उसकी भारी मूठ वाली छड़ी इस बात का सबूत थी कि यह वही हथियार हो सकता था जिसके बार बार प्रहार से उस प्रशिक्षक को गहरी चोटें आईं। परिणाम स्वरूप वह मर गया। दूसरी तरफ इस व्यक्ति के शरीर पर घाव या चोट का कोई निशान नहीं था, जबकि स्टार्कर के चाकू की स्थिति से पता चलता है कि हमलावर पर चोट का कम से कम एक निशान तो होना ही चाहिए। वॉटसन, संक्षेप में अब तुम सब कुछ जान चुके हो, पर यदि तुम इस पर थोड़ी और रोशनी डालो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैंने होम्स के इस विवरण को बहुत ही रुचि लेकर सुना, जो कि उसने बहुत ही विवेचनापूर्ण
और स्पष्टता के साथ मुझे बताया था। हालांकि उन तथ्यों में से अधिकतर से मैं परिचित था और मैंने उनके आपसी संबंध तथा उनसे संबंधित महत्व को बहुत तरजीह नहीं दी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या यह संभव नहीं है कि स्टारकर का घाव उनके आपसी संघर्ष में उसके अपने ही चाकू से लगा हो और दिमाग में चोट लगने के बाद उसकी मृत्यु हुई हो। होम्स ने कहा, ऐसा संभव हो पाना कठिन है, पर मुमकिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पक्ष के बहुत से बिंदुओं में से एक बिंदु गायब हो जाता है। मैंने कहा, अभी भी मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इसमें पुलिस का क्या विचार हो सकता है। मेरे साथी ने पलटकर जवाब दिया, मुझे इस बात का डर है कि हमने अपना जो भी मत व्यक्त किया है उसका इससे बहुत ही कड़ा विरोध है। पुलिस को लगता है कि मैं मान लूं कि फिट्जराय सिम्पसन ने ही उस लड़के को नशीला पदार्थ खिलाया है और फिर किसी तरह डुप्लीकेट चाबी का प्रबंध करते हुए अस्तबल का दरवाजा खोलकर अपहरण करने के इरादे से घोड़े को बाहर निकाल लिया होगा। घोड़े की लगाम भी गायब है। इसका मतलब है कि सिम्पसन ने ही इसे लगाया होगा और फिर दरवाजा खुला छोड़कर जब वह घोड़े को लेकर बंजर क्षेत्र में दूर ले जा रहा होगा, तभी या तो उसकी मुलाकात घोड़े के प्रशिक्षक से हो गई होगी या फिर प्रशिक्षक ने उसका पीछा करके उसको पकड़ लिया होगा। परिणामतः उनमें झगड़ा हुआ, जिसमें सिम्पसन ने अपनी भारी मूठ वाली छड़ी से प्रशिक्षक के सिर पर जोर से मारा होगा और स्टारकर के उस चाकू की मार से भी खुद को बचा लिया होगा, जिसे वह प्रशिक्षक आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करता था। फिर चोर या तो उस घोड़े को किसी छिपने के स्थान पर ले गया या लड़ाई के दौरान कहीं भाग निकला और अब वह इस बंजर टीले पर इधर उधर घूमने फिरने लगा होगा। दूसरी ओर विवेचनाएं अभी और भी असंभाव्य हैं। हालांकि जब मैं उस जगह पर एक बार रहूंगा तब मैं इस मामले को बहुत जल्दी ही जांच लूंगा, परंतु तब तक मैं यह नहीं कह सकता हूं कि हम इस मामले की वर्तमान स्थिति से आगे किस प्रकार जा सकते हैं। हमें तावीस्टाक के उस छोटे से शहर तक पहुंचने से पहले ही शाम हो चुकी थी। यह शहर डार्टमोर के बड़े से घेरे के बीच में एक ढाल के उभार की तरह था। बाहर स्टेशन पर दो भले आदमी हमारा इंतजार कर रहे थे, जिनमें से एक लंबा और सुंदर था। उसके बाल व दाढ़ी किसी शेर की तरह थे तथा आंखें जिज्ञासापूर्ण छेदती सी हल्के नीले रंग की थीं। दूसरा व्यक्ति छोटा और फुर्तीला था तथा इसने साफ सुथरा फ्रॉक वाला कोट और गेटर्स पहन रखा था। इसकी मूंछें पतली और छटी हुई थीं। साथ ही साथ इसने अपनी एक आंख पर लेंस भी लगा रखा था। साथ वाला व्यक्ति कर्नल रॉस था, जो कि एक जाना पहचाना खिलाड़ी है, और दूसरा व्यक्ति इंस्पेक्टर ग्रिगोरी है, जिसका नाम इंग्लिश जासूसी सेवा में बड़ी तेजी से चर्चित हुआ है। कर्नल ने कहा, मैं बहुत खुश हूं मिस्टर होम्स कि आप आ गए। अपने से जो कुछ भी अच्छा हो सकता था वह सब इंस्पेक्टर कर चुके हैं, परंतु मैं उस बेचारे स्टारकर को न्याय दिलाने एवं अपने घोड़े को वापस पाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता हूं। होम्स ने पूछा, क्या कोई अन्य नया नतीजा सामने आया है? इंस्पेक्टर बोला, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें बहुत ही थोड़ी प्रगति हुई है। हमारे पास एक खुली घोड़ा गाड़ी है। आपको कोई ऐतराज हो तो हम रोशनी कम होने से पहले उस जगह को देख लें और रास्ते में चलते हुए बातें भी कर लेंगे। 1 मिनट बाद ही हम सभी उस आरामदेह घोड़ा गाड़ी में बैठे और उस अनोखे पुराने डेवोनशायर शहर की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इंस्पेक्टर ग्रेगोरी इस मामले में पूरी तरह से भरा हुआ था और अपनी टिप्पणियों का प्रवाह जारी रखे हुए था, जबकि होम्स कभी कभी ही प्रश्न करते या बीच में टोकते थे। कर्नल रॉस अपनी बाहों को मोड़े हुए पीठ टिकाकर आराम से बैठे थे और उनका हैट उनकी आंखों के ऊपर झुका हुआ था, जबकि मैं इन दोनों जासूसों के बीच होती बातचीत को रुचिपूर्वक सुन रहा था। ग्रिगोरी अपनी वही कहानी बता रहा था जिसे करीब करीब उसी रूप में होम्स ट्रेन में मुझे पहले ही सुना चुका था। इंस्पेक्टर बोला, फिट्जराय सिम्पसन के चारों ओर काफी मजबूत जाल बुना गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यही वह आदमी है। साथ ही साथ यह भी महसूस होता है कि सबूत पूरी तरह से परिस्थितिवश उत्पन्न हुए हैं और इसमें जरा सा नया विकास परिणाम को उलट भी सकता है। स्टारकर के चाकू का क्या हुआ? हम इस निष्कर्ष पर आ चुके हैं कि गिरते समय इसने स्वयं को ही इससे घायल कर लिया होगा। ये सभी परामर्श मेरे मित्र डॉक्टर वॉटसन ने हमारे वहां पहुंचने पर दिए थे, और यदि ऐसा हुआ
तो यह सब सिम्पसन के खिलाफ ही जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि उसके पास न तो कोई चाकू है और न ही उस पर किसी चोट का निशान है। उसके खिलाफ सबूत वाकई बहुत ही मजबूत हैं। उसकी उस पसंदीदा घोड़े के गायब होने में विशेष रुचि थी। अस्तबल के लड़के को जहर देने में उस पर संदेह था। वह वाकई तेज बारिश में बाहर गया था। उसके पास बतौर हथियार वह भारी मूठ वाली छड़ी थी और उसका मफलर मृतक के हाथों में पाया गया था। ऐसा लगता है ज्यूरी के सामने जाने के लिए हमारे पास काफी कुछ है। होम्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, पर एक चतुर वकील इनकी धज्जियां उड़ा देगा। यदि वह घोड़े को घायल ही करना चाहता, तब इसने इसे वहीं क्यों नहीं कर दिया? अस्तबल के बाहर क्यों ले गया? क्या इसके पास अस्तबल की दूसरी चाबी मिली थी? उसे अफीम का पाउडर किस केमिस्ट ने बेचा था? और इन सब से ऊपर इस शहर से अपरिचित उस व्यक्ति ने इस तरह के घोड़े को कहां छिपा दिया? उस कागज के बारे में वह क्या कहता है जिसे उसने उस नौकरानी को उस लड़के को देने के लिए दिया था? वह कहता है कि यह एक 10 पाउंड का नोट था जो उसके बटुए में मौजूद था, परंतु दूसरी परेशानियां इतनी कठिन नहीं हैं जितनी की मालूम पड़ती हैं। वह इस शहर के लिए अपरिचित नहीं है। वह गर्मी में 2 बार तावीस्टाक आकर ठहर चुका है। वह अफीम शायद लंदन से लाई गई थी। वह चाबी जिससे इस काम को अंजाम दिया गया शायद फेंक दी गई होगी। घोड़ा किसी गड्ढे की तलहटी में या घाटी की किसी सुरंग में हो सकता है। अपने मफलर के बारे में वह क्या कहता है? वह इसे स्वीकार करता है और कहता है कि मफलर खो गया था, किंतु इस मामले में एक नई बात सामने आई है जो कि उसके इस घोड़े को अस्तबल से ले जाने की तरफ इशारा करती है। होम्स ने अपने कान खुजाए। हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जिनसे पता चलता है कि जहां पर हत्या हुई थी उस जगह से 1 मील की दूरी पर ही सोमवार की रात को कुछ खानाबदोश ठहरे हुए थे और मंगलवार को वे वहां से चले गए। अब यह अनुमान है कि सिम्पसन और उन खानाबदोशों के बीच कोई संबंध रहा होगा और शायद वह घोड़ा लेकर उनके पास जा रहा होगा और तभी उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया गया होगा। शायद घोड़ा अभी भी उनके पास ही हो। ये खानाबदोश इस बंजर इलाके में घूमते रहते हैं। मैंने 10 मील के घेरे में तावीस्टाक के प्रत्येक अस्तबल और बाहरी घरों को छान मारा है। जहां तक मैं समझता हूं, अभी एक और प्रशिक्षण अस्तबल यहां पास में ही बचा हुआ है। हां, यह एक ऐसी बात है जिसकी उपेक्षा हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। उनका घोड़ा डेस्बोरो इस बाजी में दूसरे नंबर पर था। उनकी रुचि इस पसंदीदा घोड़े के गायब होने में होगी। जैसा कि सुनते हैं, उनके प्रशिक्षक सिलास ब्राउन ने इस आयोजन पर बहुत बड़ी बाजी लगाई थी और वह इस बेचारे स्टार्कर का दोस्त भी नहीं है। क्या मेपल्टन के अस्तबलों से इस सिम्पसन का कुछ भी लेना देना नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। होम्स घोड़ा गाड़ी में पीछे की तरफ पीठ टिकाकर बैठ गए और बातचीत बंद हो गई। कुछ ही मिनटों के बाद हमारे चालक ने लाल छोटी ईंटों वाले एक साफ सुथरे विला के सामने गाड़ी रोक दी। विला की दीवारों पर किनारी बाहर की तरफ लटकी हुई थी और यह विला सड़क के किनारे ही स्थित था। कुछ ही दूरी पर बाढ़े के उस पार स्लेटी रंग की टाइल वाला एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ रहा था। हमारे चारों तरफ वह बंजर मैदान एक हल्का सा उभार लिए हुए मुरझाते हुए फर्न के पौधे के काम से के रंग सा क्षितिज तक फैला हुआ था, जो कि तावीस्टाक के चर्च के ऊंचे खंभों और पश्चिम दिशा के मकानों के समूहों से ही अलग होता था और जिनसे मेपल्टन के अस्तबलों का भी पता चल रहा था। होम्स के अलावा हम सभी उठ खड़े हुए, परंतु होम्स सामने आकाश में नजर गड़ाए अभी भी पीठ टिकाकर अपने ख्यालों में डूबा बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने उसकी बांह को छुआ, वह एक झटके से उठ गया और गाड़ी से बाहर निकल गया। कर्नल रॉस, जो कि आश्चर्य से देख रहे थे, उनकी तरफ मुड़ते हुए होम्स बोला, माफ कीजिएगा, मैं दिन में सपने देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके व्यवहार में उत्तेजना को दबाने वाला भाव था, जिससे मैं भी सहमत था और इसका इस्तेमाल उसने इस ढंग से किया जैसे कि मैं उसी के रास्ते पर हूं और उसके हाथों कोई सुराग लग गया है। हालांकि मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सका कि यह उसे कहां से मिला। ग्रेगोरी ने कहा, मिस्टर होम्स, शायद आप वारदात वाली जगह पर तुरंत ही जाना चाहेंगे। मैं सोचता हूं कि मुझे यहां थोड़ी देर रुकना चाहिए और 1 या 2 प्रश्नों के जवाब मुझे अभी विस्तार से जानने हैं। मेरे अनुमान से क्या स्टारकर यहां वापस लाया गया था? हां, वह वहां सीढ़ियों पर लेटा था,
कल इसकी बाकी जांच पड़ताल होनी है। कर्नल रॉस, क्या वह आपकी सेवा में कई वर्षों से है? मैंने उसमें हमेशा एक अच्छा सेवक ही पाया है। इंस्पेक्टर, मुझे उम्मीद है उसकी मौत के समय जो कुछ भी उसकी जेब में था आपने उसकी सूची बना ली होगी। वे सभी चीजें बैठक कक्ष में मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मुझे इन्हें देखकर बहुत खुशी होगी। हम सभी सामने वाले कमरे में एक कतार में खड़े हो गए और फिर कमरे के बीच वाली मेज के चारों तरफ बैठ गए। तब इंस्पेक्टर ने एक चौकोर टीन का बक्सा खोला और हमारे सामने कुछ चीजों का ढेर लगा दिया। इसमें माचिस की एक डिबिया, चर्बी वाली 2 इंच की मोमबत्ती, तंबाकू का एक एडीपी, ब्रिया रूट पाइप, सील की खाल से बनी एक थैली, सोने की जंजीर वाली चांदी की घड़ी, सोने की 5 गिन्नियां और हाथी दांत की मूठ वाला चाकू, जिसका फल बहुत ही अच्छा और कठोर था एवं उस पर विज एंड कन, लंदन की छाप लगी हुई थी। होम्स ने इसे उठाकर बहुत ही गौर से देखते हुए कहा, यह बड़ा अजीब सा चाकू है। मुझे इस पर खून के धब्बे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि यही वह चाकू है जो मृतक की मुट्ठी में था। वॉटसन, यह चाकू वाकई तुम्हारी ही खोज की दिशा को बता रहा है ना? मैंने कहा, इसे हम मोतियाबिंद की चीर फाड़ वाला चाकू कह सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसकी इतनी अच्छी धार किसी बहुत ही सूक्ष्म व नाजुक किस्म के काम के लिए बनाई गई है। एक बड़ी विचित्र सी बात है कि एक व्यक्ति इसे ऐसे कठोर रूखे काम पर लेकर जा रहा था, खास तौर से जबकि यह उसकी जेब में बंद भी नहीं हो सकता है। इंस्पेक्टर बोला, इसकी नोक पर सुरक्षा के लिए कार्क की प्लेट लगी हुई थी, जो कि हमें इसके शरीर के बगल में पड़ी मिली थी। उसकी पत्नी ने हमें बताया था कि वह चाकू ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ था और जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला उसने इसे उठाकर रख लिया था। यह एक कमजोर सा हथियार था, परंतु शायद उस समय इसके कब्जे में सबसे बेहतर हथियार यही था। बहुत संभव है, परंतु ये कागज कैसे हैं? इनमें से 3 तो घास के डीलरों के खातों की रसीदें हैं। एक कागज कर्नल रॉस के निर्देशों का पत्र है और यह हैट बनाने वाले की पर्ची है, जिसमें बैंड स्ट्रीट की मैडम लीजरियर ने विलियम डर्बीशायर को 37 पाउंड का भुगतान किया। श्रीमती स्टार्कर ने हमें बताया था कि डर्बीशायर उसके पति का मित्र है और कभी कभी उसके पत्र इस पते पर आते रहते हैं। उन पर्चियों की ओर देखते हुए होम्स ने टिप्पणी की, लगता है मैडम डर्बीशायर महंगे शौक रखती हैं। एक अकेली ड्रेस के लिए 22 गिन्नियां कुछ ज्यादा नहीं है क्या? ऐसा लगता है कि यहां कुछ और जानने के लिए नहीं बचा है। अब हमें उस वारदात वाली जगह पर चलना चाहिए। जैसे ही हम बैठक कक्ष से बाहर निकले, एक औरत जो कि लगता था हमारा ही इंतजार कर रही थी, एक कदम आगे बढ़ी और उसने इंस्पेक्टर की बांह पर अपना हाथ रखा। उसका चेहरा मरियल सा, पतला एवं उत्सुकता से भरा हुआ तथा हाल ही की घटना के डर की छाप लिए हुए था। क्या वह आपको मिल गया? क्या आपने उसे ढूंढ लिया? और फिर वह हाँफने लगी। नहीं मिसेस स्टार्कर, पर मिस्टर होम्स हमारी सहायता करने लंदन से यहां आए हैं और जो भी संभव होगा हम करेंगे। होम्स बोला, मिसेस स्टार्कर, कुछ समय पहले मैं वाकई आपसे प्लेमाउथ की एक पार्टी में मिल चुका हूं। नहीं सर, आपसे गलती हुई है। मुझसे? क्यों? मुझे पूरा यकीन है। आपने फाख्ते के रंग के सिल्क के कपड़े पहने हुए थे, जिसमें शुतुरमुर्ग के पंखों सी किनारी लगी हुई थी। महिला ने जवाब दिया, सर, मेरे पास कभी भी ऐसी ड्रेस नहीं थी। होम्स ने कहा, ओह चलिए, आप ठीक ही कह रही हैं। और फिर क्षमा मांगकर वह इंस्पेक्टर के पीछे बाहर चल दिया। उस बंजर टीले को पार करके थोड़ी दूर चलने पर हमें वह घाटी मिली जिसमें वह मृत शरीर पड़ा हुआ मिला था। इसके ऊपरी किनारे पर कटीली झाड़ी थी जिसमें वह कोट फंसा हुआ पाया गया था। होम्स ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं उस रात को तेज हवा नहीं थी। नहीं, पर बारिश तेज थी। उस स्थिति में वह ओवरकोट उड़कर उस झाड़ी में नहीं फंस सकता, बल्कि उसे वहां पर रखा गया होगा। हां, यह उस झाड़ी पर फैला दिया गया था शायद। आपने तो मेरे मन में एक रुचि जगा दी है। ऐसा लगता है यह जमीन काफी रौंदी गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि सोमवार की रात से अब तक यहां से काफी लोग गुजरे होंगे। यहां किनारे पर एक ओर चटाई का एक टुकड़ा बिछा दिया गया है और हम सभी उसी पर खड़े थे। वाह, इस झोले में मेरे पास एक जोड़ा स्टार्कर का और एक जोड़ा सिम्पसन का जूता है, साथ ही सिल्वर ब्लेज की लोहे की एक नाल भी है। वाह इंस्पेक्टर, तुमने बहुत ही बेहतर काम किया है। होम्स ने बैग ले लिया और उस गड्ढे में उतरने लगा
उसने उस चटाई को और बीच में सरका लिया, फिर अपने चेहरे पर एक खिंचाव सा लाते हुए अपनी ठुड्डी को हथेली पर टिकाए अपने सामने की रौंदी हुई मिट्टी को ध्यान से देखा और अचानक बोला, हेलो, ये क्या है? ये आधी जली हुई मोम वाली माचिस की तीली थी। इसमें इतनी मिट्टी लगी हुई थी कि यह एक लकड़ी की पप्पड़ी लग रही थी। इंस्पेक्टर ने चेहरे पर थोड़ी नाराजगी का भाव लाते हुए कहा, मैं यह नहीं सोच पा रहा हूं कि मैंने इसे देखा कैसे नहीं। यह छिपी हुई और मिट्टी में दबी थी। मैंने केवल इसीलिए इसे देखा क्योंकि मैं इसको खोज रहा था। इसे पाकर आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं सोचता हूं यह ऐसे ही यहां नहीं पड़ी है। होम्स ने बैग से वे जूते बाहर निकाल लिए और जमीन पर पड़े निशानों से उन्हें मिलाया। फिर वह उस गड्ढे के ऊपरी किनारे तक हाथों के सहारे चढ़ा और झाड़ियों व फर्न तक कुहनियों के बल सरका। इंस्पेक्टर बोला, मेरे हिसाब से वहां अब और रास्ता नहीं है। मैंने इस मैदान की हर दिशा में 100 गज तक काफी ध्यान से जांच कर ली है। होम्स ने उठते हुए कहा, वाकई आपके कहने के बाद मैं इसको पुनः करने की धृष्टता नहीं करना चाहूंगा, मगर अंधेरा होने से पहले मैं इस घाटी का एक छोटा सा चक्कर जरूर लगाना चाहूंगा ताकि मैं इस जगह को समझ सकूं। और मैं सोचता हूं कि घोड़े की इस नाल को अपनी अच्छी तकदीर के लिए मुझे इसे अपनी जेब में रख लेना चाहिए। कर्नल रॉस ने मेरे सहयोगी के शांत और काम करने के विशिष्ट तरीके को देखकर थोड़ी अधीरता दिखाई। उन्होंने अपनी घड़ी पर एक निगाह डाली और बोले, इंस्पेक्टर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वापस चलें। बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर मैं आपकी राय लेना चाहता हूं, और खास तौर से क्या मुझे अपने घोड़े का नाम बेसेक्स कप से बाहर करने की बात लोगों को बता देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, होम्स ने निर्णायक स्वर में थोड़ा जोर से कहा। मैं नाम जारी रहने देने के पक्ष में हूं। कर्नल ने झुककर अभिवादन किया और कहा, सर, मुझे आपकी राय जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। जब आप पूरा घूम लें तब आप हमें उस बेचारे स्टार्कर के घर पर मिल लें, फिर हम साथ ही ताविस्टाक चलेंगे। कर्नल इंस्पेक्टर के साथ वापस मुड़ गया, जबकि होम्स और मैं धीमे धीमे बंजर मैदान पर चलने लगे। मेपल्टन के अस्तबल के पीछे सूरज डूबने लगा था। हमारे सामने का ढलवा मैदान सुनहरे रंग की आभा लिए हुए भूरे रंग में गहराया हुआ सा था, जिसमें मुरझाए हुए फर्न और कंटीली झाड़ियों पर शाम की धूप पड़ रही थी। परंतु यह प्राकृतिक सुंदरता मेरे साथी के लिए व्यर्थ ही थी, क्योंकि वह तो अपने गहरे विचारों में ही डूबा हुआ था। अंततः वह बोला, वॉटसन, इधर से। हम थोड़ी देर के लिए यह सवाल छोड़ सकते हैं कि जॉन स्टार्कर को किसने मारा। हम यह जानने पर ध्यान केंद्रित करें कि उस घोड़े के साथ क्या हुआ होगा। अब यह मान लें कि वह घोड़ा उस त्रासदी के दौरान या बाद में खुद को छुड़ाकर भाग गया होगा, परंतु वह जा कहां सकता है? घोड़ा समाज में रहने वाला प्राणी है। यदि उसे खुला छोड़ दिया जाए तो उसकी अंतः प्रेरणा उसे वापस किंग्स पाइलैंड या मेपल्टन अस्तबल की ओर ही ले जाएगी। वह इस बंजर जमीन पर इधर उधर क्यों भटकेगा? वह अब तक जरूर देख लिया गया होगा, और उसका अपहरण बंजारे क्यों करेंगे? ऐसे लोग जब भी अशांति की चर्चा सुनते हैं तो वे उस जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। तब वे ऐसा घोड़ा बेचने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तब वे बहुत बड़े जोखिम में पड़ जाएंगे और इससे वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट है। तब वह है कहां? मैं यह पहले ही कह चुका हूं, या तो वह किंग्स पाइलैंड में है या मेपल्टन में। वह किंग्स पाइलैंड में नहीं मिला, इसीलिए वह मेपल्टन में ही होगा। आओ एक अनुमान के आधार पर ही वहां चलते हैं, देखें कि इससे हमें क्या हासिल हो पाता है। जैसा कि इंस्पेक्टर ने बताया था कि बंजर का यह हिस्सा बहुत ही कठोर और सूखा है, किंतु इसकी ढाल मेपल्टन की तरफ है, और तुम वहां से देख सकते हो कि वहां उधर की तरफ एक बड़ा सा गड्ढा है, जो कि मंगलवार की रात को बहुत ही गीला हो गया होगा। यदि हमारा अनुमान सही है, तब घोड़े ने उसे जरूर पार किया होगा, और इस बात में दम है कि हमें वहां उसके पैरों के निशान मिलने चाहिए। हम बातचीत करते हुए तेजी से चल रहे थे और कुछ ही मिनटों में उस बड़े गड्ढे के पास पहुंच गए। होम्स के कहने पर मैं उस गड्ढे के किनारे के दाहिनी तरफ से उतरा और वे बाईं तरफ से उतरे, पर अभी मैं 50 कदम भी नहीं चल पाया था कि मैंने उनके चिल्लाकर पुकारने की आवाज सुनी और देखा कि वे हाथ हिलाकर मुझे बुला रहे थे।
उनके सामने मुलायम जमीन पर घोड़े के पदचिह्न दिख रहे थे और उनके पास जेब में जो घोड़े की नाल थी वह उस छाप में ठीक ठाक समा गई थी। होम्स ने कहा, देखा, कल्पना का कमाल, यही वह चीज है जिसका ग्रिगोरी के पास अभाव है। हमने कल्पना की थी कि क्या हो सकता था और अनुमान पर काम किया और फिर खुद को सही पाया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने उस दलदली तलहटी को पार किया और करीब 1/4 मील सूखी और कठोर जमीन पर चले। आगे फिर जमीन ढालू थी और वे पदचिह्न भी दिखाई पड़े। करीब आधे मील तक वे निशान फिर से गायब हो गए, परंतु उन्हें पाने के लिए हम मेपल्टन के काफी पास तक पहुंच गए। ये होम्स ही थे जिन्होंने उन चिन्हों को पहले देखा और उन्हें देखते ही उनके चेहरे पर जीत का एक भाव दिखा। घोड़े के पदचिन्हों के पीछे अब एक आदमी के भी पैरों के निशान दिख रहे थे। मैं जोर से बोला, पहले घोड़ा अकेला था। ऐसा ही लगता है कि यह पहले अकेला ही था। अरे देखो तो, ये क्या है? दोनों ही पदचिह्न अचानक वापस मुड़ गए थे और अब वे किंग्स पाइलैंड की दिशा की ओर थे। होम्स ने सीटी की आवाज निकाली और हम इनके निशानों के पीछे चल पड़े। उनकी आंखें पदचिह्नों पर ही टिकी थीं, परंतु मैं उससे कुछ हटकर एक और देख रहा था। तभी मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वही पदचिह्न फिर से वापस विपरीत दिशा की ओर आ रही हैं। जब मैंने उनकी तरफ इशारा किया तब होम्स बोले, वॉटसन, तुम समझ लो, ये तुम्हारे लिए है। तुमने हमारी काफी दूरी बचा दी है क्योंकि इसने हमें हमारे चिन्हों पर वापस ला दिया है। चलिए वापसी के चिन्हों के पीछे चलते हैं। हमें काफी दूर तक नहीं चलना पड़ा। निशान डामर वाले रास्ते पर जाकर खत्म हो गए थे। यह रास्ता मेपल्टन के अस्तबलों के फाटकों की ओर जा रहा था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, एक साइज दौड़ता हुआ बाहर आया और बोला, हम यहां किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देखना चाहते हैं। होम्स ने अपने वेस्टकोट की जेब में अपनी उंगली और अंगूठे को डाले हुए कहा, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। यदि मैं तुम्हारे मालिक सिलास ब्राउन से कल सुबह 5 बजे मिलना चाहूं तो यह बहुत जल्दी तो नहीं होगा? सर, यदि कोई आने वाला है तो वे मौजूद रहेंगे। वे तो पहले से ही तैयार रहते हैं, परंतु यहां तो मैं खुद ही आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मौजूद हूं। नहीं नहीं सर, जहां तक मेरी अपनी कीमत है, मुझे कुछ दिखना भी तो चाहिए। फिर जैसा आप चाहें। शेरलॉक होम्स ने आधा क्राउन अपनी जेब से निकाला और उसे वापस फिर जेब में डाल दिया। उसने देखा कि गुस्से से घूरता हुआ एक बुजुर्ग आदमी फाटक पर हाथों में चाबुक लहराता हुआ टांगें फैलाकर खड़ा है। डॉसन, क्या बात है? गप्पबाजी मत करो, जाकर अपना काम करो। और तुम्हें यहां क्या काम है? होम्स ने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, सर, हम सिर्फ 10 मिनट के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे पास बेकार घूमने वालों से बात करने का समय नहीं है। हमें यहां अजनबी का आना पसंद नहीं। भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे पीछे कुत्ता छोड़ दूंगा। होम्स आगे की ओर झुके और उस प्रशिक्षक के कानों में फुसफुसाकर कुछ कहा, जिसे सुनते ही वह उत्तेजित हो गया और उसकी कनपटी गुस्से से लाल हो गई। वह चिल्लाया, यह झूठ है, बिल्कुल बकवास। ठीक है, क्या हम इस बारे में यहीं लोगों के सामने बात करें या तुम्हारे कमरे में चलें? अच्छा, तुम चाहते हो तो भीतर आ जाओ। होम्स मुस्कुराया और बोला, वॉटसन, मैं कुछ मिनटों में ही लौट कर आता हूं। हां, तो मिस्टर ब्राउन, अब यह आप पर निर्भर करता है। अभी सिर्फ 20 मिनट ही बीते थे कि होम्स और वह प्रशिक्षक फिर से वापस आते दिखे, परंतु अब उस प्रशिक्षक की वह सारी गुस्से वाली लाली मुरझाकर रंग छोड़ चुकी थी। इतने कम समय में ऐसा परिवर्तन मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि जैसा मुझे सिलास ब्राउन के चेहरे पर दिखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी भौहों पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं और चाबुक हवा में हिलती टहनी की तरह हिल रहा था। उसका उद्दंडता भरा व्यवहार भी अब गायब हो चुका था और वह मेरे साथी के बगल में घिघियाता हुआ वैसे ही चल रहा था कि जैसे एक कुत्ता अपने मालिक के बगल में चलता है। वह बोला, आपके निर्देशों का पूरा पालन होगा, मैं उन्हें पूरा कर दूंगा। होम्स ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसने होम्स की आंखों में एक धमकी भरी चेतावनी देखी तो वह कांप गया। ओह नहीं, इसमें कोई गलती नहीं होगी, यह काम जरूर हो जाएगा। क्या मुझे इसे पहले ही बदलना है या नहीं? होम्स ने 1 मिनट रुककर कुछ सोचा और फिर जोर से हंस पड़ा। वे बोले, नहीं, अभी नहीं, मैं इस बारे में तुमको लिखूंगा।
हाँ, अब और कोई चालाकी नहीं, नहीं तो। ओह सर, आप मुझ पर विश्वास करें, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूं। अच्छा, तो तुमसे कल बात होगी। इतना कहकर वह उस आदमी के हिलते हुए हाथ पर ध्यान न देते हुए, जो कि उसने इन्हीं के लिए बाहर निकाला था, वापस मुड़ा और किंग्स पाइलैंड की ओर चल पड़ा। जब हम साथ साथ पैदल वापस आ रहे थे, तभी होम्स ने टिप्पणी की, ट्रेनर सिलस ब्राउन उद्दंडता, भीरुता और टुच्चेपन का अद्भुत नमूना है। मैं शायद ही ऐसे व्यक्ति से पहले कभी मिला हूं। तब क्या घोड़ा उसी के पास है? उसने पहले तो घुड़की देने की कोशिश की, पर मैंने उसकी करनी का वर्णन इतने सही ढंग से किया कि वह यह मान गया कि जैसे मैं उसे यह सब करते हुए देख रहा था। वाकई, तुमने पैरों के उस चिन्ह में एक खास तरह के चौकोर अंगूठे वाला निशान देखा था, जो कि बिल्कुल उसके जूते के जैसा ही था। और यह भी सच है कि कोई भी मातहत कर्मचारी ऐसा काम करने का साहस नहीं करेगा। मैंने उसे बताया कि कैसे वह अपनी आदत के अनुसार पहले निचले मैदान में आया और उसने वहां एक अपरिचित घोड़ा बंजर में घूमते हुए देखा। फिर कैसे वह इसके पास गया और इसके सफेद माथे को देखकर, इसे पहचान कर कि यह तो मशहूर घोड़ा फेवरेट है, जिस निशान की वजह से ही तो उसका फेवरेट नाम पड़ा, और फिर कैसे वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे एक मौका मिला था कि यही वह घोड़ा था जो कि उसके उस घोड़े को हरा सकता था जिस पर वह अपना पैसा लगा चुका था। फिर मैंने यह भी बताया कि पहले किस प्रकार उसकी प्रेरणा उसे किंग्स पाइलैंड की तरफ ले चली, और फिर बुराई ने उसे वह रास्ता दिखाया किस तरह वह रेस के खत्म होने तक उस घोड़े को छिपा सकता था, और फिर किस प्रकार वह इसे वापस ले आया और इसे मेपल्टन में छिपा दिया। जब मैंने उसे यह सारा विवरण बताया तो वह हताश हो गया और फिर केवल अपनी जान बचाने की ही गुहार लगाने लगा। परंतु उसके अस्तबलों में तो खोजबीन की जा चुकी थी। ओह, उसके जैसे पुराने खिलाड़ी के पास धोखा देने के बहुत से तरीके हैं, परंतु उसके पास घोड़ा रहने देने में क्या तुम्हें इसका डर नहीं है कि उसकी रुचि इसे नुकसान पहुंचाने में ही है? मेरे प्यारे साथी, वह इसकी सुरक्षा अपनी जान की ही तरह करेगा, क्योंकि वह जानता है कि इसको सुरक्षित पहुंचाना ही उसके ऊपर होने वाली दया की आखिरी उम्मीद है। कर्नल रॉस इस मामले में अधिक दया दिखाने वाला आदमी नहीं लगता है। यह मामला कर्नल रॉस पर निर्भर नहीं है। मैं अपने ही तरीके से काम करता हूं और जितना मुझे लगता है उतना ही कम या अधिक मैं बताता हूं। स्वतंत्र होकर काम करने का यही फायदा है। वॉटसन, मैं नहीं जानता हूं कि तुमने इस पर ध्यान दिया है कि नहीं, पर कर्नल का व्यवहार मेरे साथ थोड़ा उपेक्षापूर्ण रहा है और उसकी कीमत पर अब मैं थोड़ा मजा लेना चाहता हूं। उसको इस घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। बिना तुम्हारे आदेश के बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जॉन स्टार्कर की हत्या किसने की है? इस प्रश्न की तुलना में इन बातों का महत्व बहुत कम है और इसी में तुम अपने आप को लगाओ। पर आज की रात की ट्रेन से हम दोनों लंदन जाएंगे। मैं अपने साथी के शब्दों को सुनकर भौंचक्का रह गया। हमने अभी कुछ ही घंटे डेवानशायर में बिताए थे और उसने अपनी छानबीन इतनी बुद्धिमानी से शुरू की ही थी, जो अभी पूरी तरह से मुझे समझ में भी नहीं आई थी कि वह इसे बीच में ही छोड़ रहा था। जब तक हम प्रशिक्षक के घर वापस नहीं आ गए, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। कर्नल और इंस्पेक्टर घर पर हमारा इंतजार कर रहे थे। होम्स ने कहा, मेरा दोस्त और मैं रात की ट्रेन से शहर वापस जा रहे हैं। हम आपके खूबसूरत डार्टमोर की शानदार ताजी हवा का आनंद ले चुके हैं। इंस्पेक्टर ने अपनी आंखें चौड़ी की और कर्नल ने उपहास की मुद्रा में अपने होंठ गोल किए और कहा, तो आप उस बेचारे स्टार्कर के कातिल को गिरफ्तार न कर पाने के कारण बहुत निराश हैं। होम्स ने अपने कंधे उचकाए और बोले, इस काम में वाकई बहुत सी कठिनाइयां हैं। फिर भी मैं यह चाहता हूं कि कैसे भी आपका घोड़ा मंगलवार को रेस में भाग ले, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जॉकी को इसके लिए तैयार रखेंगे। क्या मैं आपसे जॉन स्टार्कर की एक तस्वीर ले सकता हूं? इंस्पेक्टर ने फोटो लिफाफे से बाहर निकाला और उसे दे दिया। मिस्टर ग्रिगोरी, आप मेरी सभी इच्छाओं का अनुमान लगा लेते हैं। क्या आप यहां थोड़ी देर के लिए रुकेंगे ताकि मैं उस नौकरानी से एक प्रश्न पूछ सकूं? जैसे ही मेरा साथी कमरे से बाहर गया, कर्नल रॉस ने रूखेपन से कहा, मैं आपके लंदन वाले परामर्शदाता से थोड़ा निराश हूं। जब से वे आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ भी आगे बढ़े हैं। मैंने कहा, कम से कम आपको
उनकी ओर से यह आश्वासन तो मिला है कि आपका घोड़ा रेस में दौड़ेगा। कर्नल ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, हां, मुझे मात्र आश्वासन मिला है और मैं अपना घोड़ा पाना चाहता हूं। जब वह दोबारा कमरे में घुसे तो मैं अपने साथी की प्रतिरक्षा में कुछ जवाब देने ही वाला था कि वे बोल पड़े, हां, तो अब मैं तावीज़ टाक के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। जैसे ही हम घोड़ा गाड़ी में चढ़े तभी अस्तबल के एक लड़के ने हमारे लिए दरवाजा खोला। होम्स के दिमाग में अचानक कोई विचार कौंधा। उन्होंने आगे झुककर उस लड़के की बाहों को छुआ और कहा, तुम्हारे अस्तबल में कुछ भेड़ें भी हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? मैं ही करता हूं सर। क्या तुमने उनके साथ कुछ होते हुए देखा है? नहीं सर, ज्यादा तो नहीं, पर उनमें से 3 भेड़ें लंगड़ा रही हैं। मैं देख सकता था कि होम्स बहुत ही खुश था और उसने प्रसन्नता से अपने हाथों को आपस में रगड़ा। मेरी बाह में चिकोटी काटते हुए वे बोले, दूर की कौड़ी वॉटसन, बहुत दूर की कौड़ी। भेड़ों में हुए इस खास संक्रामक रोग पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मिस्टर ग्रिगोरी। चलो कोचवान। कर्नल रॉस के चेहरे पर वही भाव थे जो कि उन्होंने मेरे साथी की काबिलियत के लिए पहले से ही बना रखे थे, परंतु मैंने इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक उत्सुकता का भाव देखा। उसने पूछा, आप उन्हें जरूरी समझते हैं? बहुत ही ज्यादा जरूरी। क्या इसमें कोई ऐसा बिंदु है जिस पर आप मेरा ध्यान खींचना चाहेंगे? हां, घटना वाली उस रात को कुत्ते के विचित्र से व्यवहार पर। उस रात कुत्ते ने कुछ भी नहीं किया। शेरलॉक होम्स ने कहा, यह एक अजीब सी बात है। 4 दिनों के बाद ही मैं और होम्स B6 कप की रेस देखने विंचेस्टर जाने वाली ट्रेन में फिर से जा रहे थे। पहले से ही तय कार्यक्रम के अनुसार कर्नल रॉस स्टेशन के बाहर हमसे मिले और हम शहर से दूर रेस के मैदान की तरफ चल पड़े। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उनका व्यवहार काफी ठंडा था। कर्नल ने कहा, मैंने अभी तक अपना घोड़ा नहीं देखा है। होम्स बोले, मुझे लगा कि उसे देखकर आपने पहचान लिया होगा। कर्नल बहुत गुस्से में था। उसने कहा, मैं पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र में हूं और इस तरह का प्रश्न पहले मुझसे किसी ने नहीं किया। एक बच्चा भी सिल्वर ब्लेज को उसके सफेद माथे और चित्तीदार अगले पैरों को देखकर पहचान लेगा। रेस की बाजी का क्या हाल है? हां, यह इसका एक जिज्ञासा वाला पहलू है। कल तक आप रेट 15-1 का रख सकते थे, पर आज अब कीमत कम और कम होते होते मुश्किल से 3-1 तक की ही रह गई है। होम्स बोले, यह बात साफ है कि कोई कुछ जानता है। जैसे ही हम दर्शक दीर्घा के पास पहुंचने वाले थे, मैंने रेस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को देखने के लिए उनके सूची कार्ड पर एक नजर डाली। बेसिक्स कप 1, न्यूटन मालिक हेथ लाल टोपी, दालचीनी के रंग वाली जैकेट। 2, पुगिलिस्ट मालिक कर्नल वॉर्ड लॉ, गुलाबी टोपी, नीली काली जैकेट। 3, डेस्बोरोग मालिक लार्ड बैकवाटर पीली टोपी और बांहदार जर्सी। 4, सिल्वर ब्लेज मालिक कर्नल रॉस काली टोपी, लाल जैकेट। 5, आयरिश मालिक बालमोराल के ड्यूक पीली और काली पट्टी। 6, रासपर मालिक लॉर्ड सिंगलफोर्ड, बैंगनी टोपी, काली बाहदार जर्सी। कर्नल ने कहा, हमने अपने दूसरे घोड़े को हटा दिया और आपके आश्वासन पर अपनी सारी उम्मीदें लगा दी। क्यों? क्या हुआ? कहां है सिल्वर ब्लेज? रिंग से जोरदार आवाज आई। सिल्वर ब्लेज 5 से 4, सिल्वर ब्लेज 5 से 4, डेस्बरोग 5 से 15, मैदान पर 5 से 4। मैं चीख कर बोला, वहां संख्या बढ़ रही है, वहां पर सभी 6 घोड़े मौजूद हैं। कर्नल अधिक उत्तेजना से चीख पड़ा, क्या वहां सभी 6 घोड़े मौजूद हैं? इसका मतलब मेरा घोड़ा रेस में दौड़ रहा है, पर मुझे वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेरा वाला रंग अभी सामने से नहीं गुजरा है। केवल 5 घोड़े ही गुजरे हैं, तब यही वाला होना चाहिए। जैसे ही मैं बोला, एक तगड़ा गहरे भूरे रंग का घोड़ा भार मापन के सामने से गुजरा और उसकी पीठ पर कर्नल वाली जानी बूझी काली टोपी और लाल जैकेट भी मौजूद थी। घोड़े का मालिक चीखा, वह मेरा घोड़ा नहीं है, उस घोड़े पर सफेद बाल नहीं है। मिस्टर होम्स, यह आपने क्या किया? मेरे साथी ने बिना परेशान हुए ही कहा, देखो देखो, वह कितना अच्छा दौड़ रहा है। कुछ देर के लिए उसने मेरी दूरबीन लेकर देखा। वह आदतन चीखा, वाह क्या शानदार शुरुआत है। वे सब वहां हैं और अब मोड़ पर घूम रहे हैं। जब वे सीध में आते थे तब हमारी जगह से उनका दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता था। वे 6 घोड़े आपस में इतने पास पास थे कि एक कालीन से उनको ढका जा सकता था, परंतु आधी ही दूरी पर मेपल्टन अस्तबल का पीला वाला उनमें से आगे दिखा। इससे पहले कि वे हम तक पहुंचते, हालांकि डेस्बरोग की दौड़ काफी तेज थी,
पर कर्नल का घोड़ा आंधी की तरह आया और अपने प्रतिद्वंद्वी के पहुंचने से 6 लेंथ पहले ही पोस्ट को पार कर गया। बालमोराल के ड्यूक का आयरिश तीसरे नंबर पर था। कर्नल ने लंबी सांस लंबी भरते हुए और हाथों से अपनी आंखों को ढकते हुए कहा, कैसे भी करके ये रेस मेरी हो गई। मैं ये स्वीकार करता हूं कि इस रेस में मैंने न तो चित देखी और न ही पट। मिस्टर होम्स, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने अपने रहस्य को कुछ ज्यादा ही लंबा खींचा? सचमुच कर्नल, मगर आप सब कुछ जान जाएंगे। आइए साथ चलते हैं और घोड़े पर एक नजर डालते हैं। कर्नल ने कहा, घोड़ा इधर है और वे हमें उस तरफ ले चले जहां सिर्फ घोड़े के मालिकों और उनके मित्रों को ही जाने की अनुमति थी। होम्स बोले, आपको इस घोड़े के मुंह और पैरों को वाइन या स्प्रिंट से ढुलवाना होगा, तब आप देखेंगे कि यह वही पहले वाला सिल्वर ब्लेज ही है। तुमने मुझे बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज दिया है। मुझे यह घोड़ा एक जालसाज के पास मिला और जैसे ही यह वापस भेजा गया, मैंने इसके दौड़ने की आजादी हासिल कर ली। आपने तो कमाल ही कर दिया। घोड़ा भी बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। यह अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कभी नहीं दौड़ा। आपकी योग्यता पर शक करने के लिए मैं आपसे 1000 बार माफी मांगता हूं। आपने मेरा घोड़ा मुझे वापस देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपकी मुझ पर एक और कृपा होगी, यदि आप जॉन स्टार्कर के हत्यारे को भी पकड़ लें। होम्स ने धीमे से कहा, मैं यह भी कर चुका हूं। कर्नल और मैं उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। आपने उसे पकड़ लिया है, तब वह है कहां? वह यहीं पर है। यहां? कहां? इस समय वह मेरे साथ ही है। कर्नल गुस्से में भर गया और बोला, मिस्टर होम्स, मैं यह मानता हूं कि आपका मुंह पर एहसान है, परंतु आपने अभी जो कहा वह मेरे लिए एक बुरा मजाक या अपनी बेइज्जती ही है। शेरलॉक होम्स हंस पड़ा। मैं आपको इसके लिए निश्चिंत कर देता हूं कि मैंने आपको इस अपराध में शामिल नहीं किया है। असली हत्यारा तो आपके पीछे खड़ा है। इसके साथ ही वह पीछे हटा और अपना हाथ उस घोड़े की चमकदार गर्दन पर रखा। घोड़ा! मैं और कर्नल दोनों ही चीखते हुए बोले, जी हां, यही घोड़ा। और यदि मैं कहूं कि यह इसने अपनी आत्मरक्षा में किया है, तो यह इसके अपराध को कम कर सकता है। साथ ही जॉन स्टार्कर आपके विश्वास के लिए बिल्कुल ही अयोग्य व्यक्ति था। देखिए, अगली रेस की घंटी बज गई। मैं अगली रेस में भी थोड़ी सी रकम जीतना चाहता हूं। उपयुक्त समय मिलते ही मैं इस सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। उस शाम लंदन के लिए वापस अपने कोच में जब हम जा रहे थे, तब मुझे लगता था कि यह यात्रा कर्नल रॉस के साथ साथ मेरे लिए भी काफी छोटी थी, क्योंकि मेरे साथी ने सोमवार की उस रात को डार्टमोर के प्रशिक्षण अस्तबल में घटी उस घटना को कुछ इसी ढंग से हमें बताया था। होम्स ने कहा, मैं यह मानता हूं कि अखबारों की सूचनाओं के आधार पर मैंने जो भी धारणाएं बनाई थीं, वे पूरी तरह से गलत थीं, और फिर वहां इसके संकेत थे कि इसमें कौन सी वे तमाम जानकारियां नहीं थीं जिन्होंने सच्चाई को भी छुपाया गया था। मैं पूरे यकीन के साथ डेवानशायर गया था कि फिट्जराय सिम्पसन ही वास्तविक अपराधी है, हालांकि मुझे लग रहा था कि उसके खिलाफ मिले सबूत पूरी तरह से सही नहीं है। जब मैं घोड़ागाड़ी में था और प्रशिक्षक के घर पहुंचने ही वाला था कि तभी उस मसालेदार मटन की विशेषता पर मेरा ध्यान गया। आप लोगों को याद होगा कि उस समय सभी प्रसन्न थे और मैं अनमना सा चुपचाप बैठा हुआ था। मैं अपने खुद के ही दिमाग पर अचंभित था कि इतने प्रत्यक्ष सुराग को मैंने कैसे अनदेखा कर दिया। कर्नल ने कहा, मैं मानता हूं कि अभी भी मैं नहीं देख पा रहा हूं कि यह किस तरह से हमारे लिए सहायक है। मेरे तर्कों की श्रृंखला की यह पहली कड़ी थी। अफीम का चूरा किसी भी हाल में स्वादहीन नहीं होता है। इसकी सुगंध बेकार नहीं है, पर इसे समझा जा सकता है, और जब इसे किसी सामान्य खाने में मिलाया जाता है, तब खाने वाले को तुरंत ही इसका पता चल जाता है, और तब वह संभवतः इसे और अधिक नहीं खाएगा। वह मटन करी तो सिर्फ एक माध्यम थी जिससे उस स्वाद को धोखा दिया जा सके। इसमें किसी भी अनुमान की संभावना नहीं है कि उस अजनबी फिट्जराय सिम्पसन ने उस रात को प्रशिक्षक के परिवार को वह करी परोसी थी, और यह वाकई बहुत ही भयानक संयोग माना जाएगा कि वह उस रात को अफीम का चूरा लेकर आया तथा जब करी परोसी गई तब उसने इसकी महक को छिपाने के लिए उसे इसमें मिला दिया। ये बात सोच से बिल्कुल ही परे है। इसीलिए सिम्पसन तो इस मामले में अलग हो जाता है और हमारा ध्यान अब स्टार्कर एवं उसकी पत्नी पर केंद्रित होता है कि यही वे दो लोग थे जिन्होंने उस रात मसालेदार मटन को परोसने का निर्णय लिया था। जब खाना अस्तबल वाले लड़के के लिए अलग निकाल कर रख दिया गया था,
तभी इसमें अफीम मिलाई गई थी, क्योंकि दूसरों ने जब वही खाना खाया तब उन पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। उनमें से वह कौन था जो नौकरानी की निगाह बचाकर उस खाने के पास पहुंचा था? इस प्रश्न का जवाब तय करने से पहले मैंने उस कुत्ते की चुप्पी पर भी ध्यान दिया, क्योंकि एक वास्तविक निष्कर्ष निरपवाद रूप से दूसरे तथ्यों को भी दिखा देता है। सिम्पसन वाली घटना से मुझे यह पता चल गया था कि वह कुत्ता अस्तबल में ही रहता था, मगर जब कोई अस्तबल में घुसा और घोड़े को ले गया, कुत्ता तब इतना भी नहीं भौंका कि गैलरी में सोए हुए दोनों लड़के भी जाग पाते। इसका मतलब साफ है कि आधी रात को आने वाले आगंतुक को कुत्ता अच्छी तरह से पहचानता था। मैं पूरी तरह से निश्चिंत था कि जॉन स्टार्कर ही उस रात के अंधेरे में अस्तबल में गया था और उसी ने सिल्वर ब्लेज को बाहर निकाला था। पर किस लिए? यह बिल्कुल ही स्पष्ट है कि बेईमानी के लिए, और इसने अपने ही अस्तबल के लड़के को नशीला पदार्थ क्यों खिलाया था। इस क्यों को जानने में मैं अभी भी असफल था। इससे पहले इस तरह के बहुत से मामले आए हैं जिसमें अपने ही घोड़ों को दलालों के हाथों सौंप और उन्हें धोखेबाजी से जीतने से रोककर काफी पैसा बनाया है। यह काम कभी कभी जॉकी को मिलाकर और कभी कभी निश्चित और सूक्ष्म ढंग से किया जाता है। यहां इसमें से कौन सा तरीका अपनाया गया था? मुझे उम्मीद थी कि उसकी जेब से निकले सामानों से ही मुझे सहायता मिल सकती थी, और इसमें हुआ भी ऐसा ही। आपको याद होगा कि उस मृतक के हाथ में एक खास तरह का चाकू मिला था जिसका कोई भी समझदार आदमी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। डॉ वॉटसन ने जैसा कि हमें बताया था कि इस तरह के चाकू का इस्तेमाल बड़े ही खास तरह के ऑपरेशन में चीरफाड़ के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल उस रात को एक खास तरह के ऑपरेशन के लिए ही किया जाने वाला था। कर्नल रॉस, आपको रेस के मामलों में हुए अपने ढेरों अनुभवों से यह पता होगा कि घोड़े के पुड़े पर उसकी नस में एक छोटा सा चीरा लगाना संभव है, और इसे चमड़ी के भीतर लगाया जा सकता है ताकि किसी तरह का निशान न दिखाई पड़े। इस तरह से तैयार किया गया घोड़ा थोड़ा सा लंगड़ाने लगेगा और इसे अपने अभ्यास के दौरान खिंचाव महसूस होगा या गठिया से पीड़ित हो जाएगा, और इसमें कोई बेईमानी भी नहीं दिखेगी। कर्नल चीखा, बदमाश, दुष्ट! हमें इस बात की जानकारी हो चुकी है कि जॉन स्टार्कर क्यों उस घोड़े को बंजर टीले पर ले जाना चाहता था। ऐसे तेज तर्रार घोड़े को जब चाकू का चीरा लगाया जाएगा तब वह गहरी से गहरी नींद में सोने वालों को भी जगा देगा। इसीलिए ऐसे काम के लिए खुले मैदान का होना बहुत ही जरूरी है। कर्नल ने कहा। मैं अंधा हो गया था, और हां, इसीलिए उसने मोमबत्ती भी जलाई थी। बेशक, पर उसके सामानों की जांच करते वक्त मैं इतना भाग्यशाली था कि मुझे न केवल उस अपराध का तरीका ही पता चला, बल्कि उसके उद्देश्य का भी पता चल गया था। एक दुनियादार आदमी होने के नाते, कर्नल, आप जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की बिल पर्चियां अपनी जेब में रखकर नहीं घूमता है। हम में से अधिकतर लोग अपने खुद के ही बिल चुकता करने के लिए रख लेते हैं। मुझे यह तुरंत ही पता चल गया था कि स्टार्कर दोहरी जिंदगी जी रहा था और उसने कहीं और भी अपना दूसरा घर बसा रखा था। बिल देखकर लगता था कि इस मामले में एक महिला भी है और जिसका स्वभाव काफी खर्चीला है। यह बात और है कि आप अपने नौकरों के साथ बहुत उदार हैं, फिर भी इसकी आशा कम ही है कि वे अपनी औरतों के लिए 20 गिन्नी की महंगी ड्रेस खरीद सकेंगे। मैंने श्रीमती स्टार्कर से यह जानते हुए कि उनको पता नहीं है, फिर भी उनसे उनकी ड्रेस के बारे में पूछा था। इस बात से मैं संतुष्ट हो चुका था कि यह ड्रेस उन तक नहीं पहुंची थी। तब मैंने औरतों के परिधान सिलने वाले का पता वहां से ले लिया और यह महसूस किया कि डर्बीशायर में उसे स्टार्कर का फोटोग्राफ दिखाकर मैं आसानी से जानकारी प्राप्त कर लूंगा। और इसके बाद तो सारा कुछ स्पष्ट था। स्टार्कर घोड़े को उस गड्ढे में ले गया था जहां रोशनी नहीं थी। भागते समय सिम्पसन का मफलर गिर गया था, जिसे स्टार्कर ने घोड़े के पैरों से सुरक्षा के इस्तेमाल के इरादे से उठा लिया था। उस गड्ढे में वह जब घोड़े के पीछे आया और रोशनी जलाई, तब घोड़ा उस अचानक पैदा हुई रोशनी से डर गया और जानवर की अजीब सी प्रकृति कि उसके साथ कुछ बुरा घटने वाला है, वह बिदक गया और उसने अपने स्टील वाले खुरों से स्टार्कर के माथे पर जोरदार प्रहार कर दिया। उधर स्टार्कर बारिश होने के बावजूद इस सावधानी से करने वाले काम के लिए अपना ओवरकोट पहले ही उतार चुका था, अतः वह गिर पड़ा और उसका चाकू
उसकी ही जांघ में धंस गया। मैं अब सब कुछ स्पष्ट कर चुका हूं, कर्नल जोर से चिल्लाया। कमाल है, कमाल हो गया, लगता है आप वहीं थे। मेरा अंतिम निशाना, मैं स्वीकार करता हूं, काफी लंबा था। मुझे इस बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया था कि स्टारकर जैसा घाघ आदमी बिना किसी पूर्वाभ्यास के ही क्या नस काटने वाले इस खास तरह के चाकू का इस्तेमाल कर लेगा। उसने किन चीजों पर अभ्यास किया होगा? मेरी निगाह भेड़ों पर पड़ी और मैंने प्रश्न पूछा था, जिससे मुझे आश्चर्य के साथ पता चला कि मेरा अनुमान सही था। जब मैं लंदन वापस लौटा तो मैंने उस ड्रेस बनाने वाले से स्टारकर के बारे में पूछा। उसने बताया कि डर्बीशायर में स्टारकर उसका एक असाधारण ग्राहक है, जिसकी एक खूबसूरत और बहुत ही महंगे शौक रखने वाली बीवी भी है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उस महिला ने स्टारकर को सिर से पांव तक कर्ज में डुबो दिया होगा और जिसकी वजह से उसे इस दुखद रास्ते को अपनाना पड़ा होगा। कर्नल ने जोर देकर कहा, आपने सभी चीजें बताई, पर एक बात छोड़ दी। वह घोड़ा कहां था? हां, यह एक जगह बंद था और आपके एक पड़ोसी ने इसका ख्याल रखा था। मैं सोचता हूं कि हमें उसे क्षमा करते हुए भूल जाना चाहिए। मालूम पड़ता है क्लैफार्म जंक्शन आ गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम 10 मिनट से भी कम समय में विक्टोरिया में होंगे। कर्नल, अगर आप हमारे कमरे में साथ ही सिगार पीने चलें तो मुझे आपको कुछ और तरह के किस्से सुनाने में भी खुशी होगी और हो सकता है उन्हें सुनने में आपको भी मजा आए। तो दोस्तों, यह एडवेंचर यही समाप्त होता है। आपको यह एडवेंचर कैसा लगा कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और साथ में चैनल सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं हमारे अगले एडवेंचर में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।